नमस्कार बच्चों, स्टार्ट करते हैं ईडियम्स। ठीक है, कुछ मुहावरे मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। देखो बेटा, मुहावरों के बीच में जो शब्द आते जाएंगे जिनको मैं अलग से बताऊंगा वो साइनोनिम एंटोनिम के ही वर्ड होते हैं बेटा, कोई अलग से शब्द नहीं होता। तो जो शब्द मैं ईडियम्स मुहावरों के बीच में आपको समझाता जाता हूं वो सारे शब्द साइनोनिम एंटोनिम में हैं। तो आपको उन शब्दों को ध्यान से देखना है। अगर वो सब आप शब्द यहाँ पे याद करते जा रहे हो, माने विलोम शब्द, पर्याय और समानार्थी के आप वर्डों को पढ़ते जा रहे हो साथ में, तो ध्यान देते जाना। जैसे एक ईडियम है, पहला ईडियम है डेज ऑफ रेकनिंग। डेज ऑफ रेकनिंग, ठीक है, ये है डेज ऑफ रेकनिंग। इसका मतलब होता है टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन। टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन, इसका मतलब होता है, ठीक है, कई बार क्या होता है, बूढ़े पुराने लोग कहते हैं कि बेटा जितने पाप करने हैं कर लो, ऊपर जाकर भगवान जवाब लेगा। ऊपर जाकर हर चीज का हिसाब किताब देना पड़ेगा। उसे बोलते हैं डेज ऑफ रेकनिंग। मतलब ऐसा नहीं कि केवल भगवान के पास, मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई काम वगैरह कोई चीज कंप्लीट हो जाए तो जब हिसाब किताब की बारी आती है उस स्टेज को हम बोलते हैं डेज ऑफ रेकनिंग। मतलब टाइम टू आंसर फॉर का मतलब है जवाबदेही। आंसर फॉर का मतलब है बेटा जवाबदेही। आंसर के साथ प्रेपोजिशन फॉर आएगा, ठीक है। आंसर फॉर का मतलब उत्तर देना नहीं है। आंसर फॉर का मतलब बेटा यहां पे उत्तर देना नहीं है। इसका मतलब है टाइम, समय, व्हेन, जब, वन इज कॉल्ड, कॉल का मतलब बुलाया जाना, टू गिव अकाउंट, ठीक है, टू गिव अकाउंट, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप अकाउंट भी लिख सकते हो, टू अकाउंट, ठीक है। देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो, इसको मैं समझा देता हूं। समय, ठीक है, फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज लगा हुआ है पूरा। जब किसी व्यक्ति को कॉल माने बुलाया जाता है टू अकाउंट, अकाउंट का मतलब जवाबदेही देने के लिए। बेटा ये अकाउंट वो वाला अकाउंट नहीं है, ठीक है। इस वाले अकाउंट का मतलब है उत्तर देना, इस वाले अकाउंट का मतलब है जवाब देना, इस वाले अकाउंट का मतलब है बताओ भाई क्यों गलती हुई तुमसे, ठीक है। जवाबदेही की बारी आती है ना, तो गिव अकाउंट का मतलब पता है बेटा क्या होता है? गिव अकाउंट, ये बैंक वाला अकाउंट नहीं है। गिव अकाउंट का मतलब होता है जवाबदेही देना, ठीक है। अब जैसे मान लो सेना वगैरह है, ये लगी हुई है, भारत चीन के युद्ध की संभावना है। अगर मान लो हमारे यहाँ से कोई भी आर्मी वाला बिना ऑर्डर के, कुछ चाइना वगैरह के हमारे जो आर्मी वाले हैं गोली वोली चला दें, तो उनके जो मेजर होंगे, उनके जनरल्स होंगे, उनको पूछा जाएगा, उनकी जवाबदेही बनेगी। तो ठीक है, गिव अकाउंट का मतलब होता है, अकाउंट का मतलब बैंक का नहीं, जवाबदेही वाला अकाउंट। तो ऐसे ही टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन, एक्शन का मतलब जो आपने कर्म करे है ना उनका आंसर, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, इसका कीवर्ड है बेटा रेकन। कीवर्ड जो है ना इसका, ये है रेकन। इससे एक वर्ड और आपका निपट जाएगा और ईडीएम आपको समझ भी आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर आप रेकन की बात करो, ठीक है, या फिर आप रेकनिंग की बात करो, ठीक है, या फिर आप रेकनिंग की बात करो, तो इसका मतलब होता है अ कैलकुलेशन और एस्टीमेट एट द एंड। देखो बेटा क्या होता है, जैसे आपके घर में शादी है, ठीक है, आपके घर में शादी है। अब आराम से 6-7-8 दिन प्रोग्राम चलेगा, 6-7-8 दिन आराम से प्रोग्राम चलेगा। आखिरी में जब पूरा शादी सूदी सब हो जाएगी, सब रिश्तेदार चले जाएंगे, सब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तब कॉपी किताब उठाई जाएगी, कॉपी हिसाब किताब की, उसमें रेकनिंग करेंगे। रेकनिंग का मतलब कितना खर्चा हुआ, समझ रहे हो? तो रेकनिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन करना।
समझ रहे हो? रेकनिंग का मतलब होता है एस्टिमेट करना, ठीक है, निकालना भाई कि भाई कितना खर्चा हुआ शादी में। तो डेज ऑफ रेकनिंग का मतलब क्या है कि जो हमने काम कर दिए अब उनकी जवाबदेही की बारी हो, अब उनकी वो हो कि भाई अब क्या, अब उन जो हमने कर्म किए हैं उनके लिए अब हमें जवाब देना है कहीं पे, तो वो चीज होती है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। बूढ़े लोग कहते हैं जितने भी दुष्कर्म करने हैं, पाप करने कर लो, ऊपर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है भाई, जैसे आप एक लास्ट एग्जांपल बता देता हूँ। आपको पापा बचपन में 500 रुपए देते थे, मार्केट से सामान ले आओ, आप आते थे, आप पापा को बताते थे इतने की शक्कर आई, इतने की सब्जी आई, इतने का ऑयल आया, ये 142 रुपए बचे हैं। पापा को 142 देते थे, पापा आपकी ईमानदारी पे खुश होते थे, 2 रुपए आपको देते थे, ले बेटा तू ऐस कर 2 रुपए में। वो होता है, ठीक है, जब हिसाब किताब देने की बारी हो, डेज ऑफ रेकनिंग। ठीक है, थोड़ा बड़े सेंस में हालांकि ये, ठीक है। समझ आ गई बात आपको? ओके, तो अकाउंट का मतलब भी समझ में आ गया आपको? ठीक है। अगर मान लो कोई गलती हो जाती है, कोई किसी से गलती हो जाती है, जैसे मान लो आपके घर में क्या हुआ, दूध फैल गया, ठीक है, तो बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं किसने फैलाया दूध, ठीक, किसने फैलाया? तो क्वेश्चन ये उठता है हु इज अकाउंटेबल। जब भी कोई गलती हो जाती है, जब भी कोई गलती हो जाती है तो ढूंढते हैं ना कि ये गलती हुई किसकी वजह से। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कौन अकाउंटेबल है, कौन अकाउंटेबल है, मतलब गलती किसने की है, मतलब जवाब कौन देगा, जवाब कौन देगा? जिसने गलती की होगी, जिसने भाई दूध फैलाया वही जवाब देगा। तो हु इज अकाउंटेबल का मतलब कौन है जिसकी जवाबदेही तय होती है, किसकी जिम्मेदारी थी कि भाई ध्यान रखना है लेकिन गलती से फैल गया। समझ आ गई बात? ओके भाई, जैसे एक सेंटेंस बना देता हूं मैं, टुमारो, ठीक है, इज द डे ऑफ reckoning when I am to brief my boss। ठीक है, ओके। अबाउट द वर्क ऐसे कर लो, अबाउट द वर्क, अबाउट द प्रोजेक्ट। देखो क्या है, आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, अब आप 5-6 महीने से काम कर रहे हो, ठीक है। अब 6 महीने बाद बॉस ने बोला हाँ भैया कल आके मिलो, फाइलें वाइलें उठा के, क्या आपने काम 6 महीने का बोला था, 6 महीने में काम हो गया कि नहीं हो गया? तो आपका बॉस है, उसने आपको 6 महीने पहले काम करना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो टुमारो माने कल आने वाला, इज द डे ऑफ रेकनिंग। टुमारो इज द डे ऑफ रेकनिंग, इसका मतलब है कल का जो दिन है, ठीक है, कल का जो दिन है वो जवाबदेही का दिन है। व्हेन, जब, आई एम टू, मुझे देना है, ब्रीफ, ठीक है, आई एम टू ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है बेटा एक शॉर्ट मीटिंग, माई बॉस, किसके बारे में? प्रोजेक्ट के बारे में। तो जब मुझे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देनी है वो दिन कल है। 6 महीने से मैं प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूं, अब मेरी जवाबदेही तय होती है, तो कल मुझे जवाब देना है। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, डेज ऑफ रेकनिंग। ठीक है भाई, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट वर्ड है, आप इसको थोड़ा सा सोच लो, तब तक मैं ये मिटा देता हूं। जैसे सेकेंड इडियम है कॉल नेम्स, ठीक है, या फिर कॉल नेम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, या फिर कॉल वन नेम्स, या फिर कॉल समवन नेम्स, ये एक ही इडियम है, वही बात है, किसी आदमी को नेम से पुकारना, यही हुआ ना इसका मतलब। कॉल नेम्स, कॉल नेम्स का मतलब क्या होगा? कॉल नेम्स का मतलब होगा
टू abuse someone, to abuse someone, to abuse someone, ठीक है। abuse का मतलब क्या होता है? abuse का मतलब होता है गाली देना, ठीक है। to use offensive language, ठीक है। पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा टू मॉक और डिस्पैरेज समवन। मतलब एक ईडियम साथ में और लगा देता हूं इसके साथ, ये ए ईडियम है, ये बी ईडियम। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनो। कॉल नेम्स या फिर कॉल नेम या फिर कॉल वन नेम या फिर कॉल सम नेम्स या फिर टू कॉल अ स्पेड, इनका मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना, किसी को बुरा भला कहना, ठीक है। कॉल नेम्स का मतलब है किसी को बुरा भला कहना, ऐसी भाषा यूज करना जिससे सामने वाला गुस्सा हो जाए। ऑफेंसिव का मतलब होता है सामने वाले को गुस्सा करना, सामने वाले को गुस्सा दिलाना। या फिर किसी का मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। बहुत सारे वर्ड कवर होने वाले हैं आपके। और डिस्पैरेज का मतलब है बेइज्जती करना, बेइज्जती करना, बेइज्जती करना। अब इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैं बोलूं, ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि कॉल समवन नेम्स का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला ही कॉल्ड माई ब्रदर, ठीक है। नेम्स ऐसे यूज होता है, ये बीच में आ जाता है। ही कॉल्ड माई ब्रदर नेम्स एंड माई ब्रदर गॉट एंग्री, मतलब इसने मेरे भाई को बुरा भला कहा। यहाँ पे नेम्स का सीधा सीधा मतलब है कि भाई सम्मान से ना बुला के नाम लेके बुलाओ। किसी को नाम लेके बुलाओगे, कोई बड़ा आदमी होगा तो गुस्सा आ जाएगा, ये आपको सेंस, ठीक है। अब अगर आप देखो तो इसका मतलब पहला लिखा हुआ है टू एब्यूज समवन। बेटा यहाँ पे दो शब्द हैं, एक एब है जो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है और एक यूज है। यूज का मतलब क्या होता है बेटा? यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। एब यहां पे निगेटिव वर्ड दे रहा है, एब यहां पे निगेटिव वर्ड दे रहा है, तो एब्यूज का मतलब होता है उपयोग करना गलत तरीके से, मतलब अनुपयोगिता को दर्शा रहा है। तो मतलब यह है कि आप अगर भाषा की अनुपयोगिता पे उतर आओगे, भाषा को सहज वे में ना बोल के किसी को गलत तरीके से बोलोगे, तो एब्यूज वर्ड यूज होगा, एब प्लस यूज। दूसरी चीज क्या है किसी के लिए? दूसरी चीज, कई लोगों को यह लगता है एब्यूज का मतलब गाली देना होता है। नहीं बेटा, एक मतलब नहीं होता है। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, टू एब्यूज समवन, गाली देना। एब्यूज का मतलब होता है बुरा भला कहना। एब्यूज का मतलब होता है किसी से गुस्से में बात करना। एब्यूज का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। मतलब कोई भी नेगेटिव बात आप दूसरे को बोलोगे वो एब्यूज में आएगी। इसका मतलब नहीं कि आप गंदी गंदी गालियां दे रहे हो तभी एब्यूज होगा। एब्यूज का मतलब ये होता है किसी का मजाक उड़ाओ, किसी की निंदा करो, तो भी आप उसे एब्यूज कहते हो, ठीक है। दूसरी चीज आप समझ लो, यही बात आपको समझनी है। आपको ऐसा लगता है ईडियम, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। एब्यूज का एक और मैं देखो, एब्यूज, एब का मतलब होता है बेटा गलत, और यूज तो किसी भी चीज का आप गलत यूज कर रहे हो ना, किसी भी चीज का आप गलत यूज कर रहे हो ना, तो वहां पे एब्यूज वर्ड लगाते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे लिखा रहता है ड्रग एब्यूज, इसका मतलब होता है ड्रग्स का गलत यूज करना। अब आप कहोगे सर ड्रग तो वैसे ही बुरी बात है, तो उसका बुरा यूज कैसे करेंगे? नहीं बेटा, जितनी भी दवाइयां हैं उनमें ड्रग्स मिले होते हैं, उनमें केमिकल्स मिले होते हैं, ठीक है। लेकिन दवाइयों के लिए तो वो अच्छा है, लेकिन अगर आदमी नशे के लिए करेगा तो वो ड्रग एब्यूज कहलाएगा। समझ आ रही बात? अब देखो, जैसे मान लो कई बार बोलते हैं एब्यूज ऑफ पावर। अब चीन जो है उसके पास नो डाउट पैसा है, आर्मी है,
चीन थोड़ा पावरफुल तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी पावर का लोगों को दबाने में यूज करेगा, मतलब वो अपनी पावर का गलत यूज कर रहा है, तो एब्यूज ऑफ पावर का मतलब बेटा क्या होगा कि वो अपनी शक्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो एब्यूज वर्ड का मतलब गाली देना भी होता है, बुरा भला कहना भी होता है, लेकिन कई टर्म्स में एब्यूज वर्ड जब लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। जैसे कई बार क्या होता है, कई सारे वकील होते हैं, वो कानूनी दाव पेंच खेल के क्रिमिनल्स को छुड़ा लेते हैं ना, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, द एब्यूजर ऑफ लॉ। द एब्यूजर ऑफ लॉ मतलब वो लॉ को एब्यूज कर रहे हैं। एब यूज, एब माने गलत, यूज गलत यूज कर रहे हैं लॉ को। अगर कोई पुलिस वाला है, अगर उसकी शक्तियों को कोई पुलिस वाला गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, तो पुलिस वाले की जो पावर है, जो सरकार ने उसको पावर दे रखी है, उस शक्ति का वो एब्यूज कर रहा है। एब्यूज का मतलब होता है मौके का फायदा उठा के गलत इस्तेमाल करना चीजों को, उसे बोलते हैं एब्यूज करना। ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, ठीक है, लॉ एब्यूजर्स होते हैं, सोसाइटी में भी एब्यूजर्स होते हैं, जो सोसाइटी का कहना नहीं मानते, अलग चलते रहते। तो एब्यूजर्स आर ऑल ओवर, ठीक है, मतलब इन ऑल ओवर प्लेसेस, ठीक है। जैसे मान लो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देश में रह के देश की ही बुराई करते रहते हैं, ठीक है, दे आर नेशन एब्यूजर। तो एब्यूजर कहीं भी लगा दोगे, इसका मतलब वो काम वहां पे गलत तरीके से हो रहा होगा। तो ये एब्यूज का मतलब समझ आया। तो एक तो बुरा भला कहना, गाली देना किसी को, वो तो हो गया, लेकिन किसी काम को गलत कर रहे हो तो वहां पे भी आप एब्यूज वर्ड लगा सकते हो। आशा है आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या है, टू यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज। बेटा लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, ठीक है, किसी से यूज करना ऑफेंसिव लैंग्वेज। ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, ऑफेंसिव का मतलब होता है बेटा, आपने डिफेंसिव सुना होगा ना, डिफेंस, डिफेंस। बेटा देखो, डिफेंस का मतलब होता है, जैसे मान लो कि मेहरा साहब है, मेहरा साहब है, मेहरा साहब लठ लेके मेरे को मारने आ गए, लठ लेके मेहरा साहब मेरे को मारने आ गए और मैंने अपना बचाव किया, तो मैं डिफेंसिव हूं, तो मैं डिफेंसिव हूं, मैं अपना डिफेंस कर रहा हूं। डिफेंस का मतलब बचाव, अपनी रक्षा। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना। जब मेहरा साहब मेरे को लठ मारने आए और मैंने अपना बचाव किया, तो इसका मतलब मैं डिफेंसिव हूं। ऑफेंसिव का मतलब क्या है, मैं शांति से बैठा हूं, मेहरा साहब, ठीक है, मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, मेहरा साहब शांति से बैठे हुए हैं, मेहरा साहब शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन मैं मेहरा साहब को इतना एब्यूज किया, इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, तुम्हारे जे ऐसे, तुम्हारे चाचा ऐसे, तुम्हारी बुआ ऐसी, मेहरा साहब को गुस्सा आया। अब मेहरा साहब लठ लेके आए, क्योंकि मैंने ऑफेंसिव टर्म्स यूज करे। चीन क्या कर रहा है, अटैक नहीं किया ना चीन ने कि हम रक्षा करेंगे, चीन ऑफेंसिव मोड में है। ऑफेंस का मतलब होता है दूसरे को गुस्सा करना, ऐसा काम करो जिससे सामने वाले को गुस्सा आए। डिफेंस में जब कोई सामने वाला अटैक करता है तो हम रक्षा करते हैं, लेकिन ऑफेंसिव में सामने वाला हमें गुस्सा दिला रहा होता है, सामने वाला हमें गुस्सा दिला रहा होता है। तो ऑफेंसिव का मतलब होता है गुस्सा दिलाने का काम करना, ऐसी भाषा बोलना। तो उसका मतलब भी होता है कि भाई अब आपको कोई आपकी इज्जत डाउन कर दे तो आपको नहीं कहोगे बहुत मजा आया भाई, 4 बार और करो यार, हम बैठे आराम से, ऐसे बोलोगे क्या, गुस्सा आएगा ना आपको। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या है, तीसरा। अब देखो ये बात वही कह रहा है लेकिन बोल 3 तरीके से रहा है, और एग्जाम में ऐसे ही आता है, ठीक है, ऐसे लाइनें लिखी होती हैं। टू मॉक, मॉक का मतलब क्या होता है बेटा, मॉकरी। मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, नहीं होता है बेटा। जैसे अब मान लो कोई बेचारा काला है, सांवला है, कोई सांवले कृष्ण जी भी थे, अब कोई उसका नाम बोले कल्लू, और इधर आओ कल्लू, गुस्सा आएगा ना, उसको मजाक उड़ाएंगे हम उसका, तो ठीक है। कोई हकलाता है तो कई बार लोग उसको हकला के बुलाने लगते हैं। मौकरी करना होता है इसका मतलब मजाक करना। किसी की इज्जत डाउन करना, तो इसका मतलब होता है बेटा डिसपैरेज करना, डिसपैरेज करना, ठीक है, डिसपैरेज करना। 2 वर्ड से बना है ये, एक डिस और एक पैरा। पैरा का मतलब होता है पैरेलल, ध्यान से सुनना, पैरेलल माने समानांतर, समानांतर। पैरा का मतलब होता है समान,
पैरा का मतलब होता है समान और डिस का मतलब नहीं। तो किसी को अपने समान नहीं मानना। जैसे अमीर लोग होते हैं ना कई बार, तो कई बार अमीर लोग गरीब लोगों का डिस्पैरेज करते हैं। डिस का मतलब नहीं और पैरा का मतलब पैरेलल, मतलब हम तुम्हें अपने बराबर नहीं मानते, तुम छोटे आदमी हो हम बड़े आदमी हैं। अंग्रेज क्या करते थे, हमारी इज्जत डाउन करते थे, बार बार डिस्पैरेज करते थे, हमें डिस्पैरेज करते थे। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब तो ये बात समझ में आ गई, इज्जत डाउन करना किसी की, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को गलत भाषा यूज करना, गाली देना, इन सब का मतलब होता है कॉल नेम्स। अब बिल्कुल ये ईडियम और ये ईडियम बिल्कुल सेम है। कॉल अ स्पेड, इसका मतलब देखो बेटा, स्पेड का मतलब होता है निग्रो। आपने वेस्ट इंडीज में देखे ना, वेस्ट इंडीज में, तो वेस्ट इंडीज के लोग काले होते हैं एकदम, वो निग्रोज होते हैं, वो निग्रो जनजाति है जो अफ्रीका से, पहले वो अफ्रीका से आए स्लम बन वो बन के स्लेव्स बन के, गुलाम बन के अफ्रीका से भेजे जाते थे। अब अमेरिका में वो इकट्ठे हो गए, फिर क्रांति हुई अमेरिका में, अमेरिकन वो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का वॉर हुआ, फिर डेमोक्रेसी आई। तो अमेरिका में एकदम गोरे लोग हैं या फिर एकदम काले, तो अमेरिका में जो एकदम काले लोग हैं ना उन्हें निग्रो बोलते हैं। और अब निग्रो, अब काले को बोल दो और कलूटे कहां जा रहा है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब है टू कॉल माने बुलाना, कलुए को काला या काले को कल्लू बुलाना। तो वही है, टू कॉल नेम्स का मतलब है टू कॉल अ स्पेड। ठीक है, ये दोनों ईडियम एक साथ निपट गए हमारे और कई सारे वर्ड आपको समझ में भी आ गए। डिस्पैरेज का मतलब होता है सामने वाले को छोटा समझ के उसकी बेइज्जती करना, क्योंकि डिस का मतलब नहीं और पैरा का मतलब पैरेलल। समझ आ गई बात बेटा। आपके बहुत सारे वर्ड्स क्या है ना, आप मेरे को 3 महीना दो, आपको रीडिंग आ जाएगी, आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे आप रोज सुबह छत पे बैठ के वर्ड याद करते रहोगे ना, ठीक है, याद नहीं होंगे। ठीक है, मोटरसाइकिल बैठ के ही चलाना सीखे थे, किताब से नहीं सीखे थे। नेक्स्ट है आपका ईडियम, इसमें भी कई सारे ठीक है। वंस Achilles heals, once Achilles heals। ठीक है, ACHI ये कर दो, ACHI LLES। ठीक है, इसका मतलब होता है अ वीक पॉइंट। बेटा ये ईडियम जो है ना बेसिकली आया तो है देखो अंग्रेजों के भगवान से, जो यूरोप के वो जूस वूज और उनकी कहानी से, लेकिन हमारे में भी ये अप्लाई होता है। किसमें बेटा, हील का मतलब होता है तलवा। हील का मतलब चप्पल नहीं, तलवा, हमारे पैर का जो सबसे नीचे का पार्ट है वो तलवा। अब कृष्ण जी कब स्वर्ग से धारे थे यहां से, ठीक है, भगवान तो वैसे ही स्वर्ग में रहते हैं। कृष्ण जी का देहांत कैसे हुआ था धरती पे, वो हिरण बन के जा रहे थे और किसी ने बोला हुआ था कि कृष्ण जी का जो तलवा है अगर उसमें कोई तीर चला देगा और तलवे पे तीर चल जाएगा तो कृष्ण जी की मृत्यु हो जाएगी। तो किसी ने हिरण का शिकार करने की कोशिश की, हिरण अपने पैर ऐसे ऐसे कर रहा था तो अचानक तलवे में हिरण के लग गया। हिरण थे कौन, कृष्ण जी। तो ऐसी कहानी आपने सुनी होगी। तो कृष्ण जी का वीक पॉइंट क्या था बेटा, कृष्ण जी का वीक पॉइंट था उनका तलवा, उनके पैर का तलवा। जैसे दुर्योधन की बात करो तो दुर्योधन का वीक पॉइंट क्या था कि बाकी सब जगह उसका वज्र का शरीर था लेकिन कुछ पार्ट छोड़ दो। तो किसी भी व्यक्ति का कोई वीक पॉइंट होने का मतलब है, देखो वंस एक्लीज हील्स मतलब किसी का कोई वीक पार्ट होना। जैसे अगर आप बात करो तो बलूचिस्तान की बात करो, बलूचिस्तान इज द एक्लीज हील ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान, बलूचिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। ठीक है, पाकिस्तान बलूचिस्तान जो है ना वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा मैं बलूचिस्तान पे। जैसे चीन की बात करो तो जिनजियांग, तिब्बत पे तो मैं बना चुका हूं ना, हांगकांग, उसके बाद आपका ये ताइवान आर द एक्लीज हील्स ऑफ चाइना। मतलब कहने का ये है, मैं आपको क्यों कहता हूं कभी इंडिया से फुल फ्लेज वॉर नहीं होगा चीन का, ध्यान से सुनना। उसका कारण ये है, देखो पाकिस्तान से अगर युद्ध होगा तो पाकिस्तान के 3 से 4 टुकड़े हो जाएंगे। अगर संपूर्ण युद्ध हुआ तो इंडिया झेल जाएगा। बलूचिस्तान
अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, पंजाब अलग हो जाएगा, ठीक है, और गिलगिट बलिस्तान अलग हो जाएंगे, ठीक है, बल्टिस्तान। ऐसे ही चीन से अगर फुल फ्लेज वॉर होगा इंडिया का, फुल फ्लेज वॉर का मतलब ये है कि पूरी सेना उनकी, पूरी सेना हमारी, तो बेटा गारंटेड चीन टूट जाएगा। जिनजियांग अलग हो जाएगा, तिब्बत अलग, हांगकांग अलग, ताइवान अलग, मोरक्को अलग, और सदर्न मंगोलिया अलग हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन की जनता चीन से की सरकार से वाकई नाराज है। अगर युद्ध हुआ तो भारत के लोग तो एकत्रित होंगे। भारत में ना देखा जाए तो देश के हिसाब से लोग सेटिस्फाइड हैं, कोई जुल्म नहीं होते भारत में। चीन तानाशाही देश है, तो जब युद्ध होगा तो भारत की जनता तो एकत्रित हो जाएगी, भारत की जनता में सहानुभूति आ जाएगी आपस में। लेकिन अगर चीन की बात करो तो चीन के लोग टूटने लगेंगे। तो अगर बार होगा तो छोटे छोटे स्कफल्स होंगे। स्कफल्स का मतलब होता है बेटा छोटे छोटे झगड़े, इस जगह लड़ाई हो गई, उस जगह। फुल फ्लेज वॉर नहीं हो सकता। पहली चीज तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी अगर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना पटक दिया। लेकिन अगर लंबा भी चला ना वॉर, जो छोटे छोटे स्कफल्स हैं अगर वो भी लंबे चले, तब भी चीन के बटने के चांसेस हैं। ये तो जबरदस्ती कब्जा कर रखा है जिनजियांग पे उन्होंने। ये तो मतलब ईगर मुस्लिम्स सुनते रहते होगे आप, ठीक है। हर एक दुकान, हर एक कुन्नड़ पे अगर आप पान की दुकान खोले तो चीन का झंडा लगाना पड़ेगा। जबकि जिनजियांग के जो ईगर मुस्लिम्स है वो चाइनीज है ही नहीं, वो तर्किस्तान के हैं, वो टर्की हैं, उर्दू है उनकी भाषा, लेकिन उनको जबरदस्ती चाइनीज सिखाई जाती है। किसी दिन बताऊंगा। तो मतलब चीन के वीक पॉइंट हैं बहुत सारे, इंडिया का नहीं है। जितने लोग इंडिया, लेह के लोग इंडिया को बहुत मतलब मानते हैं। लद्दाख ही या लेह हुआ, यहाँ के लोग इंडिया से संतुष्ट हैं, भारत से खुश हैं, ठीक है। लेकिन वो बिल्कुल कैसे बोलता है, सोनम वांगचुक जी हैं, वो कैसे आजकल बोल रहे हैं, आप देखना कभी। तो वन एक्लीज हील्स का मतलब होता है अ वीक पॉइंट होना। गिलगिट बल्टिस्तान जो है ना, वो भी वीक पॉइंट है पाकिस्तान का। ओके, अब देखो जैसे एक ईडियम है आपका, सिंपल सा ईडियम है ये, चौथा, होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? साउंड और टेनेबल। साउंड और टेनेबल, TENABLE। इसका मतलब होता है बेटा वजन होना। इसका मतलब होता है वजन होना, ठीक है, वजन होना। अब कैसे, मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो, देखो भाई, नहीं बोलते कई बार कि भाई मेहरा साहब हैं, हट्टे कट्टे एकदम 6 फुट के, साउंड बॉडी है उनकी। इसका मतलब है मेहरा साहब की बॉडी जो है वजनदार है। किसी किसी की बातें वजनदार होती हैं, ठीक है। तो होल्ड वाटर का मतलब है जैसे मान लो हम लोगों में कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, कोई बहस चल रही हो कि भाई बताओ, ठीक है, चीन अच्छा देश है कि खराब देश है, पाकिस्तान पे हमें अटैक करना चाहिए कि नहीं, मोदी सरकार सही काम कर रही है कि नहीं, ये कोविड क्राइसिस पे कैसे निपटेंगे, ठीक है, आपके क्या सुझाव हैं। तो डिबेट चलता है या आर्ग्यूमेंट चलता है, तो उस दौरान लोग अपनी स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट का मतलब कोई वाक्य बोलना, और वो भी डेटा के साथ। तो वहां पे जब वो बात बोलते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं नहीं, इनकी बात में मेन पॉइंट है, ये बात बिल्कुल सही है। तो जब आप ऐसे उंगली उठा के बोलो ना, ये है मेन बात, तो इसका मतलब योर आर्ग्यूमेंट या योर स्टेटमेंट हैज साउंड। इसका मतलब ये नहीं कि उनके स्टेटमेंट से आवाज आ रही है। साउंड का मतलब है मजबूत है, वजन है। टेनेबल का मतलब क्या है? टेनेबल का मतलब यह है कि अगर आप हथौड़ा मारोगे तो टन की आवाज आएगी, फूटेगा नहीं। लकड़ी का कोई पटिया होगा, हथौड़ा मारो टूट जाएगा, लेकिन मेटल का होगा, लोहे का, तो हथौड़ा मारोगे तो टन की आवाज आएगी ना। उसी साउंड से बना है टेनेबल। टेनेबल का मतलब मजबूत, स्टील, लोहा, टेनेबल। तो अब टेनेबल पर्सनालिटीज होती हैं, टेनेबल थिंग्स होती हैं। आप किसी से बहस कर रहे हो तो जो आप चीजें बोल रहे हो उनमें वजन है कि नहीं, तो सीधा सीधा बोल देते हैं क्या कि द आर्ग्यूमेंटेशन, ठीक है, बाई यू, आपसे, होल्ड वाटर। जैसे मान लो कि मोदी साहब ने कोई स्पीच दी, तो बोलते हैं कि मोदी साहब की जो स्पीच है इट रियली होल्ड्स वाटर। होल्ड वाटर आप हर जगह वहां लगा दोगे जहां पे चीजों में आपको विश्वास होगा। जैसे मान लो हमारी पुलिस पर्सनल्स, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड है, ठीक है, दे आर होल्डिंग वाटर। मतलब ये कहने का है कि उनका काम का जो स्टाइल है, ठीक है, हमारा प्रशासन, ठीक है, वर्किंग लाइक होल्डिंग वाटर, ठीक है। मतलब ये है कि होल्ड वाटर आप कहीं पे भी लगा दो जब आपको चीज अच्छी लगे कि ये वजनदार चीज है,
ठीक है, और सामान्यतः आर्ग्यूमेंट में लगाया जाता है। बोला जाता है कि राहुल गांधी जी की ये बात है ना, इट होल्ड वाटर। आप कोई भी बात आपको किसी की भी अच्छी लगे और आप ये बोलो कि नहीं नहीं इस बात में वजन है, तो वहां पर बोलना है हाँ हाँ दिस, ठीक है, दिस स्टेटमेंट होल्ड वाटर। इसका मतलब ये है कि ये बात में वजन है, होल्ड वाटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसका ओरिजिन के लिए जरूरत नहीं है, जिनके ओरिजिन की जरूरत नहीं है उनकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसको मैं भी एरर में इतना लाऊंगा कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हेल्कॉन डेज। हेल्कॉन डेज इसका मतलब होता है पीसफुल डेज। पीसफुल डेज, शांति के दिन। ठीक है, जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती थी बचपन में, तो आप देखो उसको मैं फील करा रहा हूं आपको। जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती थी, आप बचपन में 2 महीने मामा के यहाँ घूमने जाते थे, जब आप 8वीं क्लास तक पढ़ते थे। कोई बाद में समझदारी आ गई, हालांकि 8th तक क्या होता था कि गर्मियों की छुट्टियों में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे, मामा के यहाँ गए, बुआ के यहाँ गए, वो 2 महीने ऐस के होते थे, और फिर जब वहां से वापस आ रहे होते थे, अब स्कूल जाना है, तो मतलब वो मजा नहीं रहता था कुल मिला के। तो गर्मियों की छुट्टियां जब आती थी, और गर्मियों की छुट्टियों का जो दौर रहता था ना, उसे हम हेल्कन डेज, मतलब पीसफुल और शांति के दिन। ठीक है, फिर वही माँ साहब मारेंगे, रोज होमवर्क करके ले जाओ, ट्यूशन में रोज थप्पड़ खाते थे। ठीक है, घर पे अलग घर वाले परेशान करते थे, पढ़ो पढ़ो। तो हेल्कन डेज का मतलब होता है पीसफुल डेज। इसका ओरिजिन थोड़ा अटपटा है। उन्होंने भाई, एक भगवान थे, उनने अपने बेटे को पक्षी बना दिया, फिर पक्षी को अंडे, फिर समुद्र का तूफान रोक दिया। उतने की जगह पे सीधा समझ लो हेल्कन डेज। इसको मैं एरर्स में डालता रहूंगा। हेल्कन डेज का मतलब होता है पीसफुल डेज, शांति के दिन, जो अभी नहीं है। जब कोरोना खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, व्हेन द कोरोना, ठीक है, द कोनंड्रम ऑफ कोरोना, व्हेन द कोनंड्रम ऑफ दिस आउटब्रेक will be over, the Halcyon days will come। कई बार ग्रामर में एक रूल होता है, उन्होंने कहा 2 विल नहीं आते एक साथ। अरे भैया, यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको गलती कैसे करते हैं, नियम याद कर लेते। 2 विल एक सेंटेंस में नहीं आएंगे। अरे भैया, जब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज की बात होगी तब काउंट करोगे। इधर पे मैंने एंड लगाया होगा कहीं पे, विल बी ओवर देन, ठीक है, ये लगाया है। यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट हो तो 2 विल सही है। मतलब ऐसे रूल में याद करवा देते सीधे, 2 विल एक साथ नहीं आते। अब इधर पे ये सही है 2 विल, अब कहां से काटेगा कोई। तो देखो, द कोनंड्रम, कोनंड्रम का मतलब बेटा होता है जटिल समस्या। कोनंड्रम का मतलब होता है बेटा जटिल समस्या। जटिल समस्या, कोनंड्रम का मतलब होता है अ नॉटी प्रॉब्लम, KNOTTY। नॉट का मतलब होता है बेटा गांठ, और नॉटी का मतलब होता है गांठ जैसा। नहीं बोलते कई बार गुच्छा बन जाता है, तो गुच्छा जो है हमें परप्लेक्स करता है, कंफ्यूज। तो द कोनंड्रम ऑफ दिस आउटब्रेक, समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें भैया, दवाई है नहीं। अब सरकार हर दिन ब दिन नियम बदलती है, क्यों, और सरकार भी क्या करे भाई, भगवान तो है नहीं वो। तो ये चीज है कि भाई समस्या इतनी बड़ी है, तो ये जो जटिल समस्या है, जब ये खत्म हो जाएगी, ये ओवर हो जाएगी, हेल्कन डेज विल कम। फिर वो दिन आएंगे जब हम खुशी से घूमेंगे कहीं पे भी, और मेहरा साहब के यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा मोहल्ला आराम से बातें कर रहा है। तो वो खुशी के दिन होंगे जब ये कोरोना खत्म होगा, बिकॉज पीपल आर फ्रस्ट्रेटिंग डे बाई डे। ठीक है, हेल्कन डेज हो गया, खुशी के दिन अभी नहीं है, अभी पीसफुल दिन नहीं है, अभी कोरोना चल रहा है। अभी आदमी थोड़ा बंधा बंधा महसूस कर रहा है, ना रिश्तेदारों से मिलने जा सकते, ना चाचा के यहाँ जा सकते, ना बुआ के यहाँ जा सकते, अगर दूसरे गांव में है तो। उसके बाद एक वर्ड है आपका गिफ्ट ऑफ, गिफ्ट ऑफ, हैव अ गिफ्ट ऑफ गिव, हैव अ गिफ्ट ऑफ गिव। बेटा ये गिव जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बोलना। वैसे तो होता है बड़बड़ाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गैबल जो होते हैं ना, गैबल, गीगर, ठीक है, बंदर गुगु ऐसे करते रहते,
ठीक है, तो उसी से आया है गैब। गैब का मतलब होता है बोलना। गैबल, गैबल का मतलब होता है बड़बड़ाना। गैबल का मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है। और गुर्र गुर्र बंदर भी करते ना, वो चिंपैंजी टाइप होते हैं जो। गिफ्ट ऑफ गेब, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला होना। नहीं बोलते, भगवान ने उसे गिफ्ट दिया है, उसके अंदर बोलने की कला है, क्या मीठा बोलता है। नहीं बोलते कभी कभी लोग कि अरे वो आदमी तो बहुत ज्यादा मीठा बोलता है, बहुत ज्यादा सुंदर भाषा है उसकी, तो उसको बोलते हैं इलोक्वेंट। इलोक्वेंट, क्योंकि बेटा ई का मतलब होता है ब्यूटीफुल। ये मैं बताऊंगा कैसे होता है, इसके बहुत सारे वर्ड आएंगे आपको जिनमें ई आगे केवल ब्यूटीफुल बता रहा होगा। ई का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और लॉक्या का मतलब होता है बोलना। लॉक्या का मतलब होता है बोलना। इनमें कई सारे वर्ड आएंगे, तो लॉक्या का मतलब होता है बोलना, तो इलोक्वेंट का मतलब होता है, लॉक्वेंट का मतलब बेटा क्या हो गया, पूरा बोलना। और ई वर्ड का मतलब होता है जो सुंदरता लाता है शब्द में, ठीक है, तो सुंदरता से बोलना, इलेक्वेंट। इसी से एक वर्ड आ जाएगा इलेक्वेंस, QUENCE, बोलते ना बड़ा मीठा बोलता है, इलेक्वेंस। ई ब्यूटी को दर्शा रहा है, सुंदरता को, ई ब्यूटी को दर्शा रहा है, इलेक्वेंस, सुंदर बोलने की कला, मीठा बोलने की कला, ठीक है। अब इसको ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। गैब का मतलब तो आपको पता चल ही गया, टॉक और चैटर, ठीक है, टॉक और चैटर बोलना, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ, हैव अ गिफ्ट ऑफ गेब का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। जैसे नहीं बोलते मेहरा साहब हैज अ गिफ्ट ऑफ गेब, बहुत प्यारा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है भाई। तो मेहरा साहब इज इलेक्वेंट, ये एडजेक्टिव है, मेहरा साहब इज इलेक्वेंट, ही हैज इलेक्वेंस, उन्हें बोलने की कला है और वो इलेक्वेंट हैं, ठीक है। आप नाउन एडजेक्टिव का टेंशन नहीं लेना कभी, ठीक है, क्योंकि जिस स्टेज पे आप जाने वाले हो वहां पे ऑटोमेटिकली आपको या चीजें देख के समझ आ जाएंगी, एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है। आप फिक्र नहीं करो, ऐसे रूल नहीं याद करना अपने को कि उसी का रूल याद कर रहे हैं, कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव, यही याद करते हैं आप। तो इलेक्वेंस जैसी फीलिंग कर लो, इलेक्वेंट, इलेक्वेंस, ऐसे इनको दो वर्ड नहीं समझना, एक ही समझना, मैं ये कह रहा हूं। अब अच्छा बोलने की कला के कुछ वर्ड मैं बता देता हूं आपको। जैसे एक वर्ड होता है आर्टिक्यूलेट, बेटा आर्टिक्यूलेट, ये आर्टिकल से बना हुआ है, आर्टिकल से। आर्टिकल बेटा इसका मतलब देखो, पहले तो इलेक्वेंट का मतलब समझ में आ गया। अगर इलेक्वेंट का मतलब हिंदी में नहीं समझ आया तो ऐसे करना, वाक, वाक तो क्या होता है यार ये, इसमें वाक चातुर्यता, वाक चातुर्यता बोलते हैं, चतुराई से बोलने की कला, ठीक है, वाक चातुर्यता, ऐसे इलेक्वेंट को। अब आते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट करने का मतलब होता है स्पष्ट बोलना, स्पष्ट बोलने की कला। मतलब आप आर्टिकल अगर यूज कर रहे हो ना, आर्टिकल देखो बेटा, आर्टिकल जो होते हैं ना वो श्रृंगार होते हैं अंग्रेजी का, और अंग्रेजी के शब्दों में, भाषा में अगर आप श्रृंगार ला दोगे मतलब आप और ज्यादा स्पष्ट बोल दोगे। ए एंड द आर्टिकल और डिटरमाइनर, आर्टिकल और डिटरमाइनर अगर आप लगा दोगे तो आर्टिकुलेट कर दोगे, भाषा को और ब्यूटीफाई कर दोगे। समझ रहे हो? ठीक है भाई, ओके। तो आर्टिकुलेट करना, स्पष्ट बोलने की कला, इसका नाउन हो जाता है आर्टिकुलेशन। समझ आ गई बात? ये भी बोलने के लिए इलेक्वेंस है, आर्टिकुलेट है, ये सुंदर बोलने के लिए होते हैं, ठीक है, सुंदर बोलने के लिए होते हैं। कुछ वर्ड्स में ऐसे आपको ध्यान दिला देता हूं। एक वर्ड होता है बेटा ओरेटर, ये होता है भाषण देने वाला, ओरेटर। एक होता है ओरेटरी, इसका मतलब होता है भाषण, सॉरी, एक होता है ओरेशन, इसका मतलब होता है भाषण, और एक होता है ओरेटरी, इसका मतलब होता है भाषण देने की कला। ये भी बोलने के लिए यूज होते हैं। जो वक्ता होते हैं ना, वक्ता, उनको ओरेटर बोला जाता है। जो रैलियां होती है ना, रैलियां,
तो रैलियों में ओरेटर्स होते हैं, जैसे बोल रहा, जैसे राहुल गांधी, ठीक है, इन हिज ओरेशन, इसका मतलब भाषण में, इसका मतलब भाषण में, ओरेशन में। राहुल, ओरेटर कौन है? राहुल गांधी। दिया क्या उन्होंने? ओरेशन। और अच्छा बोला मतलब उनके पास ओरेटरी का गुण है, मतलब वो बोल बहुत अच्छा लेते हैं, ओरेटरी का गुण है उनके पास, ठीक है। ये वर्ड आपको सामान्यतः, देखो मैंने क्या है ना, इनको इंट्रोड्यूस करा दिया है, आप ऐसे हैक्टिक नहीं करना, इतने वर्ड पढ़ा दिए सर ने, इतना पढ़ा दिया। बेटा क्या है, आज मैंने आपको इनको इंट्रोड्यूस करा दिया, कल को मैं एरर में डाल दूंगा 1-2 दिन में, तो आपको थोड़ा टच फील हो जाएगा, फिर धीमे धीमे याद करा दूंगा मैं। मेरी जिम्मेदारी है ना सब कुछ कराना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, ये भी हो जाएगा। एक वर्ड और देख लो बेटा, जब यहां तक आई गए हो तो, रेटोरिक। रेटोरिक, रेटोरिक, इसमें बेसिकली RHE है, रेटोरिक, ठीक है, नहीं ठीक है, रेटोरिक। रेटोरिक होता है या रेटोरिक्स, कई बार लोग यहां पे CIS लगा देते हैं। ये फेमस वर्ड है जिसको कांग्रेस बार बार यूज करती है। अब देखो रेटोरिक्स क्या होता है, ये लास्ट स्टेज होती है। जैसे इलोक्वेंस का मतलब सुंदर बोलना, आर्टिकुलेट और आर्टिकुलेशन का मतलब होता है स्पष्ट बोलना, सुंदर बोलना, स्पष्ट बोलना, इसका मतलब होता है केवल भाषण देने की कला। अगर आप अच्छे ओरेटर हो तो आप इस अच्छे ओरेटर हो, सुंदर ओरेटर हो तो आप इलोक्वेंट बोल दोगे। स्पीकर जो होता है ना, स्पीकर को ओरेटर बोलते हैं। अगर अच्छा स्पीकर है तो इलोक्वेंस है, स्पष्ट है तो आर्टिकुलेट है, मिलते जुलते वर्ड है। तो अच्छा बोलना, इलोक्वेंस का मतलब होता है अच्छा बोलना, आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट बोलना, साफ साफ समझ आए, आर्टिकुलेट करना। एक लास्ट स्टेज होती है, वो होती है रेटरिक्स, ठीक है। अब बेटा कांग्रेस वाले क्या करते हैं, होता क्या है, जब भी मोदी जी भाषण देते हैं रैलियों में, तो क्या है कि मोदी जी भी भावनाओं में बह जाते हैं। और भाई सबका, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूज़पेपर में कैसे आता है। न्यूज़पेपर में वो लोग ऐसे बोलते हैं कांग्रेस वाले कि मोदी जी केवल रेटरिक्स करते हैं। रेटरिक्स का मतलब होता है इतना शानदार भाषण दो कि आदमी फैसिनेट हो जाए, आकर्षित हो जाए, अरे भाई क्या बोला है। तो जैसे बड़बोलापन जो होता है ना, उसके लिए रेटरिक्स बोलते हैं। रेटरिक्स का मतलब है कि इतना अच्छा वक्ता हो, इतना कुलीन वक्ता हो कि लोगों को अपने जाल में फंसा ले। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा अपोजिशन बोलती है। कांग्रेस नहीं, सारी पार्टीज बोलती हैं कि मोदी जी हैज एन आर्ट ऑफ रेटरिक्स। रेटरिक का मतलब होता है अच्छा सुंदर बोलने की कला, जिससे आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लो और उनका फायदा उठाओ। जनरली ध्यान से सुनना, जनरली ये वर्ड नेगेटिव में ही यूज होगा, 10% ही है जो पॉजिटिव यूज होगा, 90% नेगेटिव। मतलब लोगों को अपनी बातों में फंसा लेना, उसको बोलते हैं रेटरिक्स। तो चुनाव वगैरह में क्या होता है, नेताजी लोग भाषण देते हैं तो वो रेटरिक्स करते हैं, ठीक है। अगर वो झूठे वादे बोल रहे हैं, अगर वो सच्चे वादे कर रहे हैं तो रेटरिक्स नहीं करते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल। थैंक यू।